नमस्कार दोस्तों। आप इमेजिन करो कि आप एक सुनसान रास्ते पर हो जहाँ पर रात के 1 बज रहे हैं और एक बस आपके सामने से आ रही है। उसके बाद एक भी बस नहीं है, तो आप उस बस में चढ़ना सही समझेंगे? उसके बाद वो बस आपको अपने घर की बजाय कहीं और लेकर जा रही है। दोस्तों, यह कहानी एक चाइना की, जहाँ की एक बस थी जिसका रूट नंबर 375 था। वो बस रोज़ाना आती थी और दो आसपास के शहर थे, वहाँ पर आया जाया करती थी। अब मैं आपको एक घटना बताता हूँ। देखा जाए तो एक मिस्ट्री भी है जो अभी तक कोई सोल्व नहीं कर पाया है, और ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। एक बस थी जो एक रास्ते से जा रही थी। करीब करीब वो 16 किलोमीटर का ही रास्ता तय करती थी। सर्दियों का दिन था और वो इतना ज़्यादा फॉग था, कोहरा इतना ज़्यादा था कि सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था। बस के अंदर सिर्फ बस का ड्राइवर और कंडक्टर था। जब बस थोड़ी चल रही थी तो उनको 4 आदमी दिखे सामने, जो एक बस स्टैंड पर रुके हुए थे। वो बस का इंतज़ार कर रहे थे, जिसमें एक कपल था। उनमें एक बूढ़ी औरत और एक जो नौजवान सा लड़का था। जैसे ही बस उनके पास रुकी तो वो चारों बस के अंदर चढ़ गए। चारों अलग अलग जगह पर बैठ गए। चारों आमने सामने, वो जो कपल थे वो तो एक साइड बैठे हुए थे और वो आमने सामने किसी को जानते नहीं थे, तो चुपचाप बस के अंदर बैठे हुए थे। उन सर्दियों की रातों में ना तो किसी से बात कर सकते थे और ना कुछ कर सकते थे। वो सिर्फ कर सकते थे तो सिर्फ बस की ठंडी हवा का लुत्फ़ उठा सकते थे और बाहर का जो नज़ारा था रात का, उसको देख सकते थे। कोहरा इतना ज़्यादा था कि बस चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। अब सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता जहाँ से बस 16 किलोमीटर की दूरी तय करती थी, और एक रास्ता जहाँ से बस को 26 किलोमीटर का रास्ता तय करना था। परंतु 26 किलोमीटर वाले रास्ते पर लाइटें ज़्यादा थी, तो उधर गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो उन्होंने उस दोनों जगह जो रास्ता था वहाँ जाकर बस रोक दी और कहा कि फॉग इतना ज़्यादा है, ये कोहरा इतना ज़्यादा है, तो आप कहे तो हम इस रास्ते के बजाय दूसरे रास्ते पर लेकर चले बस को। तो सबने हाँ कर दी। परंतु वो जो कपल था, उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप इसी रास्ते से चलिए, और नहीं जा सके तो हमको यहीं उतार दीजिए, हम थोड़ी दूरी चले जाएंगे, हमारा घर पास ही है। तो वो दोनों कपल उस जगह पर उतर गए और उस रास्ते पर चले गए। बस उस दूसरे रास्ते पर चले गई। अब रास्ते पर करीब वो 2 मिनट ही चली होगी कि ड्राइवर ने इतने ज़ोरदार तरीके से ब्रेक लगाया कि वो जो बूढ़ी औरत थी वो अपनी सीट से उछलकर उस लड़के के ऊपर आ गई थी, जो नौजवान था। उसने कहा उस बूढ़ी औरत से, आप ठीक हो? उस बूढ़ी औरत ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और वो वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। वो नौजवान लड़का खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, आपको दिखाई नहीं देता? इतनी ज़ोर से ब्रेक मारते हो? ड्राइवर ने कहा, आप सामने देखिए, मैंने कोई ऐसे ब्रेक नहीं मारा, आप सामने देखो। तो सामने 3 आदमी खड़े हुए थे जो बस का इंतज़ार कर रहे थे शायद। अब वो तीनों आदमी इतने डरावने थे हद के बाहर, क्योंकि उन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे वो शक्ल से डरावने नहीं लग रहे थे। उनके जो कपड़े थे वो महाराजा टाइप के थे। उनका जो बीच का आदमी था, उसको वो दोनों तरफ के आदमी अपना सहारा देकर बस के ऊपर चढ़ा रहे थे, जैसे कि उसने शराब पी रखी हो बीच के आदमी ने। वो जैसे ही बस में चढ़े तो वो जो बूढ़ी औरत थी उसको अजीब सा फील होने लगा। उसको कोई नेगेटिव एनर्जी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। जब वो तीनों आदमी बस के पीछे जाकर बैठ गए तो बूढ़ी औरत उनको ही घूरे जा रही थी। उसको जब से वो बस में चढ़े थे तब से उसको कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा था, क्योंकि वो जो नौजवान लड़का था उसने इतना गौर नहीं किया और वो अपनी सीट पर बैठा हुआ मस्त गाने सुन रहा था। तभी एकदम से वो औरत उनको गौर करके देख रही थी। बहुत देर तक उनको घूरती रहती थी, परंतु उसको अभी तक कुछ ऐसा नहीं मिल रहा था जिससे वो कुछ समझ पा सके। थोड़ी देर बाद एकदम से फिर से ज़ोरदार ब्रेक लगता है और वो बूढ़ी औरत वापस उस लड़के के ऊपर आकर गिर जाती है। लड़का बोलता है, आप ठीक हो ना माँ जी? फिर वो औरत थोड़ी सी स्माइल करती है और वापस सीट पर जाकर बैठ जाती है। उसके बाद इस बार वो लड़का गुस्से में बोलता है, ड्राइवर आपको चलाना नहीं आता? आप पागल हो क्या? ड्राइवर बोलता है, अरे मैं क्या करूं, एक बिल्ली एकदम से रास्ते के बीचों बीच निकल गई।
उसके बाद वो औरत उठती है और उस लड़के के पास जाती है और उसको, उस नौजवान था उसके पास जाती है और खींच के एक चटा मारती है। वो लड़का बोलता है, आपने मुझे क्यों मारा, मैंने क्या किया? तो वो बूढ़ी औरत बोलती है, तुमने मेरा पर्स चुराया है और पर्स के अंदर से पैसे चुराए हैं, मेरे पैसे दो चुपचाप। तो ड्राइवर उनके पास आता है और कंडक्टर भी आता है। वो बोलता है कि आप लड़ो मत, हो आप पास स्टेशन है पुलिस स्टेशन, तो आप वहाँ जाकर सब सोल्व कर लो, यहाँ कुछ नहीं होगा। तो फिर वो बूढ़ी औरत बोलती है, मैं अभी इसको पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी, हमको यहीं उतार दो। तो उन्होंने, उस बस वाले ने उनको उस जगह पर उतार दिया। उतारते ही बस वहाँ से चली गई। जैसे ही बस से वो गए तो वो लड़का और वो बूढ़ी औरत वहीं खड़ी हुई थी। लड़का बोलता है, मैंने आपको पैसे नहीं चुराए, चाहे तो आप मेरी तलाशी ले लो, परंतु मेरे को पुलिस थाने लेकर मत चलो। तो बूढ़ी औरत हल्की सी स्माइल करती है और बोलती है, तुमको मेरे को धन्यवाद बोलना चाहिए। लड़का बोलता है, क्यों? तो वो बूढ़ी औरत बोलती है कि मैंने तुमको मौत के मुँह से बचाया है। वो जो 3 आदमी थे वो अलग थे, क्योंकि मैं इतनी देर से यही नोटिस कर रही थी, वो जब से आए थे तब से मेरा मन नेगेटिव एनर्जी को बार बार मेरे को बता रहा था। वो लड़की के जो बाल थे वो बीच वाला, उसके चेहरा उनके बालों से ढका हुआ था। जब थोड़ी सी हवा आई थी बस के अंदर तो उसके बाल उसके सर पर जाके अटक गए थे। तब मैंने उसको गौर करके देखा तो उसका चेहरा ही नहीं था। और मैंने जब उनके पाँव की तरफ देखा तो उनके पाँव भी नहीं थे। तभी मैं समझ गई कि ये कोई आदमी नहीं है, ये कोई ना कोई बाहरी बाधा है, कोई ना कोई भूत थे, प्रेत थे। तो फिर मैंने ये नाटक रचा। फिर लड़का बोलता है, हम तो बच गए, परंतु अब इनका क्या होगा? वो जो बस ड्राइवर था उसका, तो उसने, बूढ़ी औरत ने कहा कि पास स्टेशन है, वहीं जाकर हम कंप्लेन करते हैं। लड़का बोलता है कि पुलिस स्टेशन जाने से क्या होगा, वो इन बातों को नहीं मानेंगे। थोड़ी देर बाद वो पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, परंतु उन लोगों ने वही बात नहीं मानी, भूत बाता की। 2 दिन बाद उस बस का, मतलब बस की रिपोर्ट आई पुलिस थाने के अंदर और वो बस लापता थी जो रोज़ आती थी। जैसे ही ये रिपोर्ट उनके पास आई तो उन बूढ़े औरत, उस लड़के की बात उनके सामने आ गई कि वो जो कंप्लेन करने आई थी वो सही बात थी। अब उन्होंने उस बस के बारे में जानकारी लेना स्टार्ट करा। उन्होंने जब स्टेशन, मतलब वो जो सीसीटीवी कैमरा थे उनको देखा, तो जहाँ पर वो लड़का और वो बूढ़ी औरत उतरी थी वहाँ पर उन बस वालों ने उतारी थी, उसके बाद के सीसीटीवी कैमरा के अंदर वो बस कहीं पर आई नहीं। आखिरी बस सीसीटीवी कैमरे के अंदर उस जगह पर आई थी जहाँ पर वो लड़का और औरत उतरी थी। उसके बाद पुलिस वालों ने इस केस को सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बस का पूरा तरह से छानबीन करनी स्टार्ट करी। उनको 2 दिन बाद ही पता लगा कि एक जगह पर जाकर बस रुकी थी। तो उस जगह पर पुलिस वाले पहुँचे, परंतु उस जगह के आसपास कहीं पर भी उनको बस नहीं मिली। उस जगह के 100 किलोमीटर दूर एक नदी थी, उसके अंदर वो बस डूबी हुई मिली। जब उस बस को निकाला तो उसके जो वो 2 ड्राइवर और कंडक्टर था और उसके अंदर 3 पैसेंजर और थे, आपको पता हो, चढ़े थे ना वो तीनों। तो उसके अंदर 3 ही आदमी की लाश थी। एक तो वो बस ड्राइवर, कंडक्टर और एक वो बीच वाला आदमी। और उन तीनों की लाश इतनी बुरी तरह से सड़ चुकी थी जैसे कि वो कहीं 1 महीने से गायब हो। 2 दिन के अंदर ही उनकी लाश ऐसे कैसे सड़ गई इतनी जल्दी, और वो बस 100 किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गए उस जगह के मुताबिक, ये एक मिस्ट्री बनी हुई है, अभी तक किसी को पता नहीं लगा। और शायद वो जो 2 आदमी थे वो कोई बाहर या इस दुनिया के आदमी नहीं थे, कोई और थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे ताकि मैं आपको ऐसी अनोखी कहानियाँ लेकर आऊँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ, मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आपको पता है कोटा शहर किस नाम से जाना जाता है? एजुकेशन की नगरी। हर साल यहाँ पर लाखों बच्चे अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए दूर दूर से पढ़ाई करने आते हैं। इन्हीं की तरह 2 लड़कियाँ, राधा और समता, दोनों आए हुए थे। वो एक गरीब परिवार से ही थे, मतलब ज़्यादा ठीक ठाक परिवार था, उस परिवार से वो आए हुए थे। उनका बैकग्राउंड ज़्यादा ठीक नहीं था, वो उसके दोनों के पिताजी किसान थे। दोनों जेईई की प्रिपरेशन के लिए आए हुए थे।
उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक हॉस्टल में रहेंगे। कोटा के अंदर बहुत सारे हॉस्टल है जो जाने जाते हैं कि ये भूतिया हॉस्टल है, परंतु राधा और क्षमता दोनों इस बात से अनजान थे। वो एक हॉस्टल के अंदर रहने का डिसीजन करते हैं और जैसे वो हॉस्टल को देखने जाते हैं तो उनको उनकी जो कक्षा में पढ़ी हुई लड़कियां थी दो, वो मिल गई, पूजा और प्रिया। जब उन्होंने बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि हम भी इसी हॉस्टल के अंदर रहते हैं। अब चारों दोस्त इतनी खास थी कि उनके बीच में मतलब कुछ बात छिपाई नहीं जाती, ऐसी दोस्ती थी। वो क्लासमेट थी, पहले साथ पढ़ी हुई थी। तभी उन्होंने एक रूम लिया, दोनों ने, राधा ने और क्षमता ने। पास ही में उनका भी रूम था, पूजा का और प्रिया का। तो एक दिन वो बैठती है और कहती है कि यार अपन को सीरियस पढ़ाई करनी पड़ेगी, वरना अगर हमने सीरियस पढ़ाई नहीं की तो हमारे घर वाले क्या सोचेंगे और उनके पैसे भी लग रहे हैं। तभी वो पूजा बोलती है, अरे यार पढ़ाई तो हम हर साल करते हैं, लाइफ में एंजॉय करने का टाइम यही है, अगर इस टाइम भी अपने एंजॉय नहीं किया तो फिर अपने पास टाइम नहीं है। तो फिर प्रिया बोलती है, हाँ पूजा ठीक कहती है। तो फिर समता बोलती है, अरे नहीं यार ऐसा नहीं करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे। हाँ पढ़ाई के साथ कोई दिन देख लेंगे। तो उनके साथ आराम से 2-3 रातें बीत जाती है, 2-3 दिन निकल जाते हैं और वो अच्छे से पढ़ाई करने लगती है। एक दिन प्रिया को न जाने क्या मजाक करने की सोचती है। जब राधा अपने रूम में स्टडी कर रही होती है, करीब रात के 1:30 बज रहे होंगे, वो एक पायल की छनकार बजाती है गेट के बाहर। मतलब ऐसा मानो कि कोई पायल बजा रही हो और कोई बाहर खड़ा हो। करीब उसने 2 मिनट तक पायल बजाई, परंतु राधा ने गेट नहीं खोला। ये आवाज़ जो दूसरे रूम में समता रहती थी उसी के पास वाले में, परंतु उसको आवाज़ नहीं आ रही थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाजे पर नॉक किया, राधा के दरवाजे पर। तो राधा ने उठकर देखना ही सही समझा। जब वो उठकर गई, उसने देखा तो बाहर पूरा हॉल खाली था, दूर दूर तक कोई नहीं था। उसके बाद राधा ने कैसे भी करके रात गुजारी। जब सुबह हुई तो इस बारे में बात करी, प्रिया से भी करी, पूजा से भी की और उससे समता से भी की, परंतु उन तीनों ने कहा कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना हमने कोई आवाज़ सुनाई दी, जबकि इनमें शरारत पूजा ने की थी। 5-6 दिन तक लगातार ऐसा होता रहा। राधा परेशान हो चुकी थी। एक दिन वो समता से बोलती है कि यार मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, अगर ऐसा ही रहा तो मेरे से हो गया है जल्दी एग्ज़ाम क्लियर, मैं तेरे साथ तेरे रूम में रहूँगी। तो वो दोनों एक ही रूम में रहने लगे, पास ही के रूम में वापस। तो अब राधा पहले से बेहतर हो चुकी थी। फिर राधा ने सोचा कि यार कब तक इससे कंफर्टेबल फील हो, मतलब कब तक इसके साथ रहेंगे, कब तक ऐसा चलता रहेगा। तो उसने वापस उसके रूम में जाना सोचा। तो 3-4 दिन तो आराम से निकल गए, परंतु फिर वापस वही दिक्कत। अब वो मेंटली इतनी प्रेशर में आ चुकी थी कि उसका कोई ठिकाना नहीं था दिमाग का। उसने बार बार वही बातें, वही आवाज़ घुंघरू की यही सोचती रहती थी। एक दिन की बात है, जब समता उसके रूम में आई, प्रिया की उसके राधा के रूम में, तो वो नाश्ता कर रही थी, यानी कि कुछ खा रही थी। तभी समता की नज़र उसके खाने पर जाती है। राधा पूरी प्योर वेजिटेरियन थी, उसने कभी ऐसी चीज़ देखी भी नहीं थी। जब उसकी नज़र समता की उसकी टिफ़िन पर गई तो उसने देखा कि वो मांस खा रही है, वो भी कच्चा मांस। ये देखकर समता समझ गई कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और उसने पूछा कि तू ये क्या कर रही है। तो उसने जवाब दिया उर्दू भाषा के अंदर। उसको दूर दूर तक उर्दू का कोई शब्द नहीं आता था। राधा को इतनी फर्राटेदार उर्दू बोली कि समता को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके बाद समता का दिमाग ख़राब हो गया। उसने राधा को अपने रूम में ले जाना ही सही समझा। वो उसको रूम में लेकर गई और फिर वो खुद उसके रूम में रहने लगी, परंतु उसको ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ जैसे कि कोई बाहरी बाधा या नेगेटिव एनर्जी, उसको कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। परंतु जैसे जैसे राधा का परिवर्तन हो रहा था वैसे वैसे समता चिंतित हो रही थी। उसने सीधा जो हॉस्टल था उसके चौकीदार से पूछने की कोशिश की।
और उसका जो मैनेजर था उससे पूछी। उसको लगा कि कोई सीरियस नहीं लेगा, परंतु उन्होंने इस बात को बिल्कुल सीरियस लिया, क्योंकि हॉस्टल की रेपुटेशन की बात थी। और दूसरी बात, ऐसा होता रहता है अक्सर, कई लोगों ने उनके साथ ऐसी बातें साझा की थी। तो उन्होंने एक पंडित को बुलाया जो अच्छी तरह से बिल्कुल जानता था उनको, उसको बुलाया। उसके बुलाने के बाद उसने कहा चलो मैं अपनी विधि करता हूँ। उसने विधि की और विधि करने के बाद राधा को ठीक किया। फिर पंडित ने बताया हाँ, यहाँ पर थी कोई बाधा जिसको परेशान करती थी। हर साल अनेक लड़के यहाँ पर पढ़ने आते थे कोटा के अंदर। कोई गरीब परिवार से आता है, कोई अमीर परिवार से आता है। जो गरीब परिवार वाले बच्चे होते हैं वो अधिकतर एग्ज़ाम क्लियर नहीं करने के कारण उनको दूसरा रास्ता सुसाइड दिखता है, जो कि बहुत गलत है। इसी कारण कई लोगों ने सुसाइड की थी उस जगह पर, और उन्हीं की आत्मा भटक रही थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और दोस्तों हाँ, आपको एक संकेत देना चाहता हूँ, सुसाइड करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अभी दुनिया में अनेक रास्तों है, अनेक काम है, कोई भी काम कर सकते हो। अगर आपसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो सुसाइड करना कोई रास्ता नहीं है। आप अनेक काम कर सकते हो, आपके अंदर वो योग्यता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। सुसाइड करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। बार बार ज़िंदगी नहीं मिलती। प्लीज़ सुसाइड ना करें और हिम्मत से काम ले। या तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, और नहीं हुआ तो अपने पास बहुत बड़ी लाइफ है यार, अपन कुछ भी कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक लड़का युवराज है उसके ऊपर है। युवराज करीब 2 साल से लंदन चला गया था। फाइनेंशियल तरीके से वो बहुत ही लो थे, इसलिए वो कमाई करने चला गया था। उसके घर वालों से भी उसकी ज़्यादा बात नहीं हुआ करती थी सही तरीके से, और वो कई बार आने की सोची उसने, परंतु नहीं आ सका। आज किसी का फ़ोन गया उसके पास, युवराज के पास, और कॉल करके बताया उसको कि तेरे पापा की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। युवराज ने सोचा चलना चाहिए, कहीं ज़्यादा ही देर ना हो जाए। तो उसने कैसे भी करके 10 दिन की छुट्टियां लेकर वो वापस कश्मीर के लिए निकल गया। एक गाड़ी के अंदर वो एयरपोर्ट की तरफ निकला था, और एयरपोर्ट से सीधा अपने घर की तरफ आ रहा था। जब वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था तो यही सोच रहा था कि क्या वही मेरा इलाका यानी कि मेरा मोहल्ला होगा जिसको मैं छोड़कर गया था? क्या वही मेरे दोस्त उसी जगह पर मिलेंगे जहाँ पर हम बैठा करते थे? ये सोचते सोचते उसका गांव आ गया था, और गांव के अंदर जब उसका गाड़ी प्रवेश किया तो उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, और उसका जो गांव था वो वैसा का वैसा ही था। कानपुर के अंदर की बात है ये। जब वो उसकी गाड़ी सीधे उसके घर के बाहर रुकी, तो जब वो गाड़ी से उतरा तो उसको बहुत सारे लोग देखने आ गए और उसको अजीब तरीके से घूर रहे थे। जब युवराज ने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया, 3-4 बार खटखटाया, परंतु अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसको लगा कि घर पर कोई नहीं है। उसने 3-4 बार आवाज़ दी, माँ माँ, परंतु अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसको लगा घर वाले यहाँ पर नहीं है, मैं थोड़ा और जगह घूम कर आता हूँ। जैसे वो वापस मुड़ा तो दरवाज़ा हवा के कारण अपने आप खुल गया। युवराज अंदर गया और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगा, माँ पिताजी, माँ पिताजी। 2-3 मिनट बाद ऊपर से आवाज़ आई, बेटा। वो समझ गया शायद माँ ऊपर के फ्लोर पर है, तो वो ऊपर पहुँचा। उसने ऊपर देखा कि उसके पापा की तबीयत ख़राब थी, और उसकी माँ की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। उसकी माँ उसके पापा के पास बैठी हुई थी। उसने जाते ही अपने हाल चाल बताए, और मतलब अच्छे तरीके से मिलने के बाद उन्होंने बातचीत करी। अब वो अपने दोस्तों से मिलने जा रहा था, तो उसके पापा ने कहा, बेटा अभी मत जा, बाद में चले जाना, थोड़ी देर हमारे साथ टाइम स्पेंड कर। उन्होंने अच्छे खासे बातें करी। बातें करने के बाद वो शाम हुई, उसकी माँ ने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद सबने खाया। युवराज अपने घर के रूम में ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद करीब रात के 10 बज रहे थे। तभी उसको एहसास हुआ कि कोई उसकी खिड़की के पास है, क्योंकि उसको उंगलियां दिख रही थी। एक खिड़की से उंगलियां हटती तो दूसरी खिड़की पर उंगलियां चली जाती। वो डर सा गया था कि ये हो क्या रहा है। रात के 10 बज रहे थे। वो इसमें माँ बाप के पास में नहीं जा सकता, क्योंकि क्यों डिस्टर्ब करें उनको, वो पहले बीमार है। उसने कैसे करके रात निकाली, और जब सुबह हुई तो उसने माँ से कहा कि माँ, ये रात अपने घर पर बाहर न जाने किसकी उंगलियों के निशान थे खिड़कियों पर, बार बार इधर के उधर। तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि बेटा, हमारे गांव का एक आदमी है जो पागल हो रहा है,
वो ऐसे ही किसी भी टाइम आ जाता है और फिर उंगलियां मतलब घूरता है अंदर। तो फिर युवराज को थोड़ी तसल्ली मिल गई कि कोई बात नहीं, चलो इंसान ही था, कोई दूसरी बाधा तो नहीं थी। रेडी होकर युवराज अपने दोस्तों से मिलने जा रहा था, क्योंकि उसके दोस्त ने पार्टी रखी थी ताकि उसके दोस्त भी मिल सके और अच्छे से बातचीत हो सके। जब युवराज जा रहा था तब उसके पापा ने कहा, बेटा तू अच्छे से जा और अच्छे से एंजॉय करना, परंतु रात की 12 बजे से पहले पहले तू घर आ जाना। युवराज कहता है, अरे पापा आप फालतू ही ना यार, ठीक है मैं आ जाऊँगा। ये कहकर वो अपने दोस्त की पार्टी में चला जाता है। उसके दोस्त के पास जब गया, दोस्तों ने बहुत अच्छे से बातें करी, घूमे और पार्टी करी उन्होंने। जब पार्टी चल रही थी तभी रात के 11:30 बज रहे थे। युवराज ने जब टाइम देखा तो 11:30 बज रहे थे। फिर उसने मन में सोचा, अगर पार्टी छोड़ी दोस्तों को बुरा लगेगा और मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता, कोई नहीं मिलेगा मेरे साथ, कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद वो जब रात के 11:15 बजे तो उसके दोस्त ने कहा, युवराज अब तेरे को जाना चाहिए, क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत ही भयानक है, बीच वाला। युवराज ने कहा, अरे नहीं, मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता, पर हाँ यार तो मेरे को बता ये हुआ क्या है। वैसे मेरे पापा भी मेरे को ये बातें बता रहे थे। तो उसने कहा कि बैठ, मैं तेरे को कहानी सुनाता हूँ। उसने बताया कि अपना जो कश्मीर का पुल है, गोवाला पुल, एक पुल था वहाँ पे, मेरे को नाम पूरा पता नहीं है, पर गोवाला पुल था। वहाँ पे बहुत सारे आदमी थे, करीब 50 आदमी थे जो काम किया करते थे। उन लोगों की एकदम से अचानक मौत हो गई। 50 के 50 लोगों की लाशें वहीं बिखरी हुई थी, और अब वो लाशें किसी न किसी रूप में दिखती है, और जिसको भी दिखती है उसके साथ वो घर चली जाती है। उसके बाद उसने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया इस बात को और कहा, अरे मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, तुम पार्टी करो। पार्टी करते करते उनको करीब 2 बज गए। अब सभी पार्टी के अंदर से जा चुके थे। अब पार्टी के अंदर था तो सिर्फ युवराज। उसने सोचा कि चलता हूँ, मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। उसने गाड़ी स्टार्ट करी और अपने घर की तरफ निकल गया। जब वो घर की तरफ निकला तो उसको पूरे रास्ते वही बात याद आ रही थी, उसके पापा की और उसकी दोस्त की, जो दोस्त ने कहानी बताई थी। अब जैसे जैसे गोवाटा पुल पास आ रहा था, उसकी धड़कनें तेज़ हो रही थी। एकदम से जैसे गोवाटा पुल आया तो उसने देखा कि एक बच्ची रो रही है। जब उसने साइड के एक आदमी से देखा तो एक बच्ची थी जो पुल के पास बैठकर रो रही थी। उसने कहा, इस गाड़ी को रोकना ठीक रहेगा या नहीं। उसने पहले तो गाड़ी नहीं रोकी। उसने सोचा कि यार अगर ये असली में लड़की हुई तो मैं इसको नहीं छोड़ सकता। अब युवराज वसूलों का पक्का था। उसने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकते उसने उस तरफ देखा जहाँ पर लड़की बैठी हुई थी। उस जगह पर लड़की बैठी नहीं थी इस समय। वो डर सा गया। अब उसको ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उसकी तरफ चलकर आ रहा है। जब उसने अपनी गाड़ी का शीशा उतारा और मतलब उस अंधेरे रास्ते पर देखा, आप इमेजिन करना कितना खतरनाक है। चारों तरफ अंधेरा था। उसने शीशा उतारा और उसने गाड़ी से अपनी गर्दन बाहर निकाली और चारों तरफ देखा तो चारों तरफ से कुछ भी नहीं दिखाई दिया। जब उसकी आंखें एकदम से नीचे गई तो उसने एक छोटी सी बच्ची को पाया। तो फिर युवराज बोलता है, तुम रो क्यों रही थी बेटा, तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो फिर वो बोलता है, वो लड़की बोलती है कि मेरे मम्मी पापा मेरे को मिल नहीं रहे, मैंने काफ़ी आवाज़ दी उनको। तो फिर वो बोलता है, कहाँ गए तुम्हारे मम्मी पापा। तो उसने उस गोवाटे पुल की तरफ एक तालाब था, उसकी तरफ उंगली करी। उसने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। वो गाड़ी से उतर गया। चलते चलते उस लड़की ने कहा कि मेरे को मेरे मम्मी पापा मिल नहीं रहे, परंतु मेरे को आवाज़ आ रही है। युवराज ने इस बात को अजीब सी तरीके से बिहेव किया। उसको लगा कि बच्चा है, कोई ऐसे बात कह रहा होगा। जब वो उस तालाब के पास पहुँचे तो उस तालाब के अंदर 2 लाशें तैर रही थी। युवराज का दिमाग चकरा गया। युवराज ने कुछ जल्दी से मतलब अपनी शर्ट उतारी और वो कूदने वाला था। तभी उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आप इन दोनों को तो बचा लोगे और इन सब का क्या होगा। युवराज ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है, इन सबको किनको।
जब उसने वापस उस तालाब की तरफ इशारा किया तो उस तालाब के अंदर 50 या 60 लाशें तैर रही थी। ये देखकर युवराज वहीं धड़ धड़ कांपने लगा। युवराज कैसे भी करके भागकर अपनी गाड़ी के पास आया और अपनी गाड़ी स्टार्ट करी। उसने जब शीशे में से देखा तो वो लड़की उसको देखकर हंस रही थी। मतलब इतना डरावना था कि रूह कांप जाए। वो कैसे भी करके अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसने घर को नॉक किया बहुत बार, परंतु अंदर से दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। अब जब वो युवराज अपने घर के बाहर खड़ा था तो उसको एहसास हुआ कि कोई अंधेरे से उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा है और उसने अंधेरे में देखा कि एक लड़का था जो करीब होगा 35 साल का आदमी था, यूँ मान लो। वो उसको देखकर अनदेखा करके उसके घर की जो खिड़की थी उससे देखने लगा। युवराज समझ गया कि यही वो आदमी है जो हर रोज़ मेरी खिड़की पे आता है और हमारी तरफ नज़र रखता है। युवराज उसके पास गया। उसने कहा, तुम पागल हो? तुमने कितने दिन हो गए, तुम इन खिड़कियों में क्यों झांकते हो? तुमको समझ नहीं है किसी के घर में ऐसे नहीं देखते? तुम यहाँ पर क्यों आते हो? तुम पागल हो इसलिए मैं तुम्हारा लिबास कर रहा हूँ, वरना अभी तुमको एक दो रख के देता। ऐसा युवराज कहता है। तो फिर वो आदमी बोलता है कि भाई साहब सुनिए, मैं कोई पागल नहीं हूँ। यहाँ के जो गांव वाले हैं उनको आप दिखे थे, यानी कि आप जब गाड़ी से आए थे तब गांव वालों ने आपको देखा था। उन्होंने ही मुझसे कहा कि इसके ऊपर निगरानी रखना, कहीं इसके साथ गलत ना हो जाए। युवराज बोलता है, मेरे साथ गलत क्या होगा? तो वो बोलता है कि आपको एक बात बताता हूँ। गोवाटा पुल था, उसके अंदर 50 लोग गार्ड थे, यानी कि वहाँ की काम क्या करते थे वहाँ पे। जब वो गोवाटा पुल था उसमें 50 लोगों की मौत हुई थी। उसके अंदर आपके माँ पिताजी भी थे। आप जब अंदर घुसे थे घर में, आपसे मतलब आपको बातें करते हुए देखा गांव वालों ने कि आप किसी से बातें कर रहे हो। तो उन्होंने वो समझ गए कि आप अपने माता पिता से बात कर रहे हो जो कि जिंदा नहीं है। ये बात सुनते ही युवराज शॉक्ड हो गया एकदम कि तुम ये क्या बातें कर रहे हो। उसके बाद वो कहता है, मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर आपके माता पिता की भी मौत हो गई थी और आप जिससे बातें कर रहे हो वो है तो आपके माता पिता ही, परंतु वो मर चुके हैं। उनकी कोई आखिरी इच्छा रह गई थी, इसलिए वो आपको दिखाई देते हैं। अब युवराज पूरी तरह से एकदम से पागल टाइप हो गया था कि ये बात क्या कही इसने। मैं इतने दिन से जिनसे बात कर रहा था वो मेरे माता पिता नहीं थे, ये था क्या? उसके बाद युवराज जैसे ये बात सुनता है वहाँ से तुरंत निकल जाता है अपने वापस लंदन के लिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखना दोस्तों, टेक केयर।